हेलो, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल जो अपन ने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था उत्तर मौर्य काल में अर्थव्यवस्था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करते हैं कि उत्तर मौर्य काल में शिल्प की श्रेणियां किस प्रकार की थी। आप लिखो, जो कल लिखा है उससे आगे अपन को कंटिन्यू करना है। शिल्प की श्रेणियां, श्रेणी, शिल्प की श्रेणी, इसमें आप लिखो शिल्प की श्रेणी का सर्वप्रथम, शिल्प की श्रेणी का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण, और शिल्प की श्रेणी का सर्वप्रथम अभिलेखीय अभिलेखीय प्रमाण उत्तर मौर्य काल का है। सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण उत्तर मौर्य काल का है। यानी अभिलेखों में सबसे पहला उदाहरण हमें शिल्प की श्रेणियों का उत्तर मौर्य काल से संबंधित मिलता है। उदाहरण के लिए कुम्हार की शिल्प का मुखिया, कुम्हार की शिल्प का मुखिया सद्दल पुत्र के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन बनाने के 500 कारखाने थे। ये उस समय का काफी अमीर व्यक्ति हुआ करता था और शिल्प का मुखिया था, कुम्हारों के शिल्प का मुखिया था, मिट्टी का कार्य करने वाले। तो सद्दल पुत्र के अंतर्गत कम से कम मिट्टी के बर्तनों पे कार्य करने वाले 500 कारखाने थे। उस समय का अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी था उस समय का ही। ठीक है, फिर आप आगे लिखो। हमें एक उदाहरण मिला है कि एक व्यापारी ने आटा बनाने वाली श्रेणी, आटा पीसने वाली, आटा बनाने वाली, फ्लोर मेकर, आटा बनाने वाली श्रेणी में पैसा जमा कराया। एक व्यापारी ने आटा बनाने वाली श्रेणी में पैसा जमा कराया। अतः शिल्प की श्रेणियों को व्यापारियों द्वारा अग्रिम भुगतान भी किया जाता रहा। अतः शिल्प की श्रेणियों को व्यापारियों द्वारा अग्रिम भुगतान भी किया जाता था, जिसके द्वारा शिल्प के सदस्य उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री, औजार आदि खरीद सकते थे। जिसके द्वारा कच्ची सामग्री, औजार आदि खरीद सकते थे और बदले में उस व्यापारी को मूल समेत ब्याज, उत्पादों की
बिक्री होने के पश्चात, मूल समेत ब्याज उत्पादों की बिक्री होने के पश्चात दे सकते थे। मूल समेत ब्याज उत्पादन की बिक्री होने के पश्चात दे सकते थे। फिर आगे लिखो, अमीर व्यक्तियों को इससे अपना पैसा निवेश करने का मौका मिला। अमीर व्यक्तियों को इससे अपना पैसा निवेश करने का मौका मिला, जो एक कुशल व्यापारिक सिद्धांतों को दर्शाता है। जो एक कुशल व्यापारिक सिद्धांतों को दर्शाता है। कुशल व्यापारिक सिद्धांतों को दर्शाता है। तो मैंने अभी आपको कुछ यहाँ पे समझाया है, बोला, किसी को समझ आया मैंने क्या कहा है, मैं क्या बात कर रहा हूं? शिल्प की एक श्रेणी हो गई, एक व्यापारी हो गया, है ना। व्यापारी के पास किस तरह पैसा था, तो व्यापारी ने मुनाफे हेतु अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा किसे दिया? शिल्प को। तो शिल्प की श्रेणी है, और शिल्प की श्रेणी ने उस पैसे को कहां उपयोग किया? उन्होंने कच्ची सामग्री खरीद ली, क्योंकि उनको वस्तु का उत्पादन करना है। किसी को मटके बनाने हैं 1000, तो उसको कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी ना। किसी को हाथी दांत का कार्य करना है तो कच्ची सामग्री खरीदी, उन्होंने औजार खरीदे, और जब उन वस्तुओं का उत्पादन हो गया तो उनकी बिक्री हो गई, मार्केट में जाएगा वो सारा सामान, समझ रहे हो ना। और जब मार्केट में वो सारा सामान गया तो उत्पादक कर्ताओं को भी लाभ होगा, है ना। और जब उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो उस व्यापारी को पहले निवेश किया हुआ पैसा सूद समेत लौटाएंगे। जितना उन्होंने दिया था उससे कहीं ज्यादा लौटाएंगे, इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो शिल्प का कार्य करते हैं उनकी पैसे की आवश्यकता भी पूरी हो गई, है ना। और व्यापारियों के पास जो फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, जिसको निवेश में नहीं ला पा रहे, जो घर में उन्होंने खोद के जमीन अंदर गाड़ रखा है, उसको भी निवेश का एक चैनल मिल गया, समझ गए ना, निवेश का एक जरिया मिल गया। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी ना। उत्पादक कर्ताओं को भी फायदा हुआ, और दूसरी तरफ जो धनाढ्य व्यापारी है उन्होंने और पैसा कमा लिया इंटरेस्ट के साथ। आप समझ गए ना मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये अपन ने जो उदाहरण देखा है, ये एक बहुत ही मैच्योर्ड इकोनॉमी का उदाहरण है। मैच्योर्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पे इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आज जैसे अक्सर कहा जाता है कि सेविंग से कुछ नहीं होता, आप लोग बचत करके घर पे अपना पैसा रख लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अर्थव्यवस्था में जा नहीं रहा वो पैसा, आपने जमीन खोद के अपने पैसे को वहां पे गाड़ दिया करोड़ों रुपए, उससे होगा क्या? देश का भला होगा नहीं, है ना। आपका ही भला नहीं होगा, आने वाले समय में आप मर जाओगे। तो जो पैसा है आपके पास सेविंग है, वो आपकी जेब से निकल के मार्केट में जानी चाहिए, तब मार्केट की ग्रोथ होगी, तब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी, तब अर्थव्यवस्था विकसित होगी। तो यही तरीका है, चाहे अपन पुराने समय की बात करें या आज के समय की बात करें। सरकार भी तो यही चाहती है ना, अलग अलग स्कीम में आप अपना पैसा लगाओ ताकि सरकार को भी पैसा मिले, इंडस्ट्री को भी पैसा मिले, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए। तो बिल्कुल इन्हीं सिद्धांतों पे जो शिल्प की श्रेणियां थी उन्होंने कार्य किया। उनकी कच्ची आवश्यकता के लिए जो उनको पैसे की जरूरत थी वो व्यापारी के द्वारा पूरी होगी। समझ गए ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जो मैंने शब्द यूज किया यहाँ पे, अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान, इसका क्या मतलब है अंग्रेजी में? एडवांस पेमेंट। तो अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है एक विकसित अर्थव्यवस्था का, एडवांस पेमेंट। ठीक है। तो एक तरीका था जिसके माध्यम से, इन्हीं कारणों से कहते हैं कि जो उत्तर मौर्य काल की अर्थव्यवस्था बेहतरीन रही है, क्योंकि हमें इस प्रकार की कमर्शियल प्रैक्टिसेस, इस प्रकार के व्यापारिक सिद्धांत, इस प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां हमें इस समय में देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन भारत में श्रेणियां रही हैं व्यापारियों की, शिल्पियों की श्रेणियां रही है,
इससे से जो विकास का कार्य है, जो अर्थव्यवस्था का कार्य है, वो सुगमता से और संगठित तरीके से हो सका। इसका मैंने उदाहरण दिया है किस प्रकार से श्रेणियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तत्कालीन अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, विकास हेतु। ठीक है, अब इसके बाद अब अगला पैराग्राफ लिखो, बाह्य व्यापार, बाहरी व्यापार। अपन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें अगले पैराग्राफ में लिखो बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल व्यापार। भारतीय व्यापारी, भारतीय व्यापारी सुदूर क्षेत्रों में भी, भारतीय व्यापारी सुदूर क्षेत्रों में भी व्यापार हेतु गए। भारतीय व्यापारी सुदूर क्षेत्रों में भी व्यापार हेतु गए। जैसे सोफोन नाम के एक भारतीय व्यापारी, सोफोन, जैसे सोफोन नाम के एक भारतीय व्यापारी का जिक्र, सोफोन नाम के एक भारतीय व्यापारी का जिक्र मिस्र के अभिलेख में मिला है। सोफोन, ये उदाहरण है। इस तरह के उदाहरण आपको तभी मिलेंगे जब आप किताबें पढ़ोगे हिस्ट्री में, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। समझ रहे हो ना, जितना आप पढ़ोगे उतने इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। उनको अपनी कॉपी में नोट करो, डायरी में नोट करो, अपने आंसर के साथ क्लब करो, बेहतरीन आंसर बनेंगे आप। ठीक है, सोफोन नाम के भारतीय व्यापारी का जिक्र मिस्र के अभिलेख में मिलता है। तो उसका क्या मतलब है कि भारतीय व्यापारी भी विदेशों में व्यापार करने जाया करते थे। फिर इसके बाद आगे लिखो जो कल भी लिखा था, हिप्पालस, हिप्पालस द्वारा मानसूनी हवाओं की खोज से, क्या लिखाया था ना मैंने, हिप्पालस, हिप्पालस द्वारा मानसूनी हवाओं की खोज से समुद्री व्यापार करने में, की खोज से समुद्री व्यापार करने में समय कम लगा। समुद्री, समुद्री यात्रा लिखो, व्यापार ने समुद्री यात्रा करने में समय कम लगा और यात्रा सुरक्षित भी रही। समय कम लगा और यात्रा सुरक्षित भी रही। अभी जैसे इंडिया का मैप है, हिप्पालस ने क्या किया, जो व्यक्ति है हिप्पालस नाम का व्यक्ति, वो भारत का नहीं है, दूसरे देशों का, ईरान का हो सकता है, कहीं और का हो सकता है, मिस्र का हो सकता है। तो हिप्पालस ने मानसूनी हवा की खोज की कि मानसून की हवा तो इस प्रकार से यहाँ पे मुड़ के भारत के तट की तरफ जाती है। तो जब मानसूनी हवा की खोज हुई तो व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि कोई भी जहाज अगर यहाँ पे है तो हवाओं के साथ वो आसानी से भारतीय तट पे पहुंच गया। तो हवाओं का भी उसको पूरा सपोर्ट मिला। तो इस खोज के बाद समुद्रिक व्यापार मिस्र से लेके इस रास्ते तक बहुत अधिक बढ़ गया। और ये कब हुआ, उत्तर मौर्य काल में। ठीक है, समय कम लगने लगा, जल्दी पहुंच गए और सुरक्षित भी हो गए। जो समुद्र की जर्नी है, जो यात्रा है, वो सुरक्षित भी हो गई। एक अनुमान के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष, एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 300 जहाज, एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 300 जहाज भारतीय तट से निकलते थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग 300 जहाज भारतीय तट से निकलते थे। फिर अपन बाह्य व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन को रेशम मार्ग के बारे में बात करनी पड़ेगी। फिर अगला पॉइंट लिखो इसी में, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग से चीन, भारत का उत्तरी कोना और पश्चिमी देश जुड़े हुए थे। रेशम मार्ग से चीन, भारत का उत्तरी कोना और पश्चिमी देश जुड़े हुए थे। भारत के लिए इस मार्ग का महत्व
भारत से इस मार्ग का महत्व ट्रांजिट ट्रेड के कारण था। इसको अंग्रेजी में लिख लो, ट्रांजिट ट्रेड, यानी बीच का व्यापार हो गया, क्योंकि भारत से होकर गुजर रहा है रास्ता। ट्रांजिट ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड के कारण भारत का रेशम मार्ग में महत्व था। ट्रांजिट ट्रेड के कारण भारत का रेशम मार्ग में महत्व था। अब इसको रेशम मार्ग क्यों कहते हैं, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, चीन से बहुत सारा रेशम निर्यात किया जाता रहा। कहां पे? लद्दाख से होते हुए, भारत के उत्तरी कोने से होते हुए पश्चिमी देशों यूनान वगैरह, वहां पे भेजा जाता था। और इस व्यापार का लाभ भारतीय व्यापारी ने भी उठाया। ऐसा कहा जाता है, लिखो, ऐसा कहा जाता है कि इस मार्ग के प्रयोग करने हेतु, ऐसा कहा जाता है कि इस मार्ग के प्रयोग करने हेतु उत्तर पश्चिम में, ऐसा कहा जाता है कि इस मार्ग के प्रयोग करने हेतु उत्तर पश्चिम में छत्रप, उत्तर पश्चिम के छत्रप, छत्रप क्या है? प्रोविंस को कहते थे। उत्तर पश्चिम में जो छोटे छोटे प्रोविंस बने हुए थे पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उनको छत्रप कहते थे। छत्रप मतलब प्रोविंस, राज्य। तो उत्तर पश्चिम में छत्रप ने 320 गैलेंट, इसको ऐसे ही लिखो, गैलेंट एक यूनिट है, गैलेंट, 320 गैलेंट सोना प्रतिवर्ष, 320 गैलेंट सोना प्रतिवर्ष ईरान के राजाओं को दिया, ईरान के राजाओं को दिया। यानी व्यापारिक मार्ग का प्रयोग करने के लिए, उसकी अनुमति लेने के लिए भारतीयों ने 320 गैलेंट का सोना प्रतिवर्ष ईरानी राजाओं को दिया, ताकि भारतीयों को अनुमति मिल सके इस मार्ग का प्रयोग करने के लिए। ये क्या बता रहा है? सबसे पहली बात है 320 गैलेंट सोना बहुत होता है, इतना सारा सोना भारत में था, पहली बात यह है। तो यही अपने आप में एक प्रमाण है कि भारत का जो निर्यात है, जो व्यापार है, बहुत बेहतरीन था, अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरीन थी कि इतना पेमेंट कर पाए भारतीय, 320 गैलेंट सोना। और किसके द्वारा पेमेंट किया गया था? छत्रप, जो प्रोविंसेस बने हुए थे उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र है वहां पे। फिर आगे लिखो, पेरिप्लस, आ जाओ, पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, सी का मतलब है एससीए, समुद्र। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी किताब एक अज्ञात लेखक ने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी एक किताब अज्ञात लेखक ने लिखी है, जो स्वयं व्यापारी था। एक अज्ञात लेखक ने लिखी है जो स्वयं एक व्यापारी था, और भारतीय तटों से संबंधित, भारतीय तटों से संबंधित व्यापारिक जानकारी इसमें शामिल की गई है। भारतीय तटों से संबंधित व्यापारिक जानकारी इसमें शामिल की गई। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? जो पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी एक किताब का नाम है, पहली बात यह है। इसको किसने लिखा हमें नहीं पता किसने लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किताब एक व्यापारी ने लिखी है। क्यों लिखी? ताकि भारत के व्यापार को उसमें जिक्र कर सके, भारतीय व्यापार की विशेषता बता सके, ताकि अन्य व्यापारी उसका लाभ उठाते हुए भारत से अच्छा व्यापार कर सके। समझ आ गया ना? पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी किताब का नाम है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इसका लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, अज्ञात, हमें नहीं पता। 3-4 नाम होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा अज्ञात, हमें जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इस किताब से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भारत के पश्चिमी तटों के व्यापार से संबंधित, क्योंकि भारत का व्यापार किससे होता रहा? मिस्र से होता रहा पश्चिमी तट पे, और किससे होता रहा? भारत का व्यापार रोम से हुआ करता रहा, यूनान से हुआ करता रहा, पश्चिमी तट से जो व्यापार हुआ करता।
इस किताब में 60 एडी के समय, 60 एडी, इस किताब में 60 एडी के समय भारत और रोम के बीच, भारत और रोम के बीच व्यापारिक वस्तुओं की सूची दी है। भारत और रोम के बीच व्यापारिक वस्तुओं की सूची दी है, और साथ ही भारतीय बंदरगाहों, और साथ ही भारतीय बंदरगाहों का जिक्र किया है, और साथ ही भारतीय बंदरगाहों का जिक्र किया है, जैसे भड़ौच, बहुत फेमस पोर्ट रहा है भारत का, भड़ौच, सोपारा, भड़ौच को इस जगह पे है, सोपारा इस जगह पे है, तो भड़ौच, सोपारा और अन्य संगम युग के बंदरगाह, अन्य संगम युग के बंदरगाह, अन्य संगम युग के बंदरगाह। फिर आगे लिखो, भारत से मसाले, बहुमूल्य पत्थर और विलासिता की वस्तुएं आदि निर्यात की जाती थी। भारत से मसाले, बहुमूल्य पत्थर और विलासिता की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। फिर आगे लिखो आप, इस किताब में समुद्री यात्रा में लगने वाला समय, इस किताब में समुद्री यात्रा में लगने वाला समय, कोमा, राजा का बंदरगाहों पर नियंत्रण, कोमा, राजा का बंदरगाहों पर नियंत्रण आदि लिखित रूप में है, आदि लिखित रूप में है, जिसे आदि लिखित रूप में है, जिसे एक अज्ञात व्यापारी ने अन्य व्यापारियों की मदद हेतु लिखा, जिसे एक अज्ञात व्यापारी ने अन्य व्यापारियों की मदद हेतु लिखा। फिर आप आगे लिखो, पूर्व में लाल सागर, कोमा, फारस की खाड़ी, पूर्व में लाल सागर, कोमा, फारस की खाड़ी को इरिथियन सी कहा जाता था। पूर्व में लाल सागर, कोमा, फारस की खाड़ी को इरिथियन सी कहा जाता था, इरिथियन सी कहा जाता था। फिर एक लास्ट लाइन लिखो, इस किताब में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन और रीति रिवाजों, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन और रीति रिवाजों पर भी प्रकाश डाला गया है। रहने वाले लोगों के जीवन और रीति रिवाजों पर भी प्रकाश डाला गया है। फिर इसे में आप आगे लिखो, प्लिनी के द्वारा, प्लिनी एक रोमन इतिहासकार था, राइटर था, लेखक था, प्लिनी के द्वारा
इस समय यह शिकायत की गई, क्लीमी के द्वारा इस समय यह शिकायत की गई कि दुनिया का सारा सोना अंततः भारत में आकर दफन होता है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है। दुनिया का सारा सोना अंततः भारत में आकर दफन होता है, भारत में आकर दफन होता है। अतः भारत के द्वारा निर्यातित वस्तुओं के बदले रोम से सोने और चांदी के सिक्के भेजे जाते रहे। अतः भारत से निर्यातित वस्तुओं के बदले रोम से सोने और चांदी के सिक्के भेजे जाते थे। अतः भारत का व्यापार, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्ण रूप से भारत के पक्ष में था। भारत के पक्ष में था। समझ आ गया ना सिचुएशन क्या है? दुनिया का सारा सोना चांदी भारत में आके दफन हो जाता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि भारत के पास ऐसी अनेक वस्तुएं थी जिनकी आवश्यकता यूरोप में थी, जिनकी आवश्यकता यूनान वालों को थी, रोम वालों को थी, क्योंकि वे वस्तुएं वहां पे बना ही नहीं सकते थे। जैसे मसाले, जो भारत के क्लाइमेट में, जो भारत के वातावरण में जो मसाले उगाए जाते थे, यूरोप में उस तरह के मसाले हो ही नहीं सकते। इसलिए भारत के मसाले बहुत अधिक कीमती थे और इसी चक्कर में रोम और यूनान वालों को सोने और चांदी के सिक्के भारत को देने पड़ते रहे। और ऐसी हार्डली कोई वस्तु थी जो रोम और यूनान वाले बना सके, भारत में वो चीज नहीं हो सके। तो इसलिए प्राचीन भारत में सर्वथा हमेशा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के ही पक्ष में रहा है। एक और उदाहरण देखने को मिलता है। मैंने आपको यह बताया कि दुनिया का सारा सोना चांदी भारत में आके दफन हो जाता है, और ये कंप्लेंट कौन कर रहा है? रोम का ही एक लेखक कर रहा है। एक और कंप्लेन रही है रोम के लेखक ने, ऐतिहासिक स्रोतों में ये चीज दर्ज है कि भारत से, वो कंप्लेन कर रहा है कि भारत से जो कपड़ा यूरोप में जाता है, भारत से जो कपड़ा यूनान में जाता है, वो इतना अधिक ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ गए ना, आर पार उसको दिखता है। इतना अधिक ट्रांसपेरेंट है कि यहाँ पे महिलाओं से वो कपड़ा मुश्किल से ही पहना जाता है। समझ गए ना? इसके पीछे मंशा क्या है? क्यों भारत से इतना सारा कपड़ा यहाँ पे आ रहा है? क्यों हमें मजबूरी में भारत से कपड़ा खरीदना पड़ रहा है? तो कंप्लेन कर रहा है वहां के लेखक। पुराने समय में कंप्लेन की है कि भारत से इतना महीन कपड़ा आता है कि महिलाओं के द्वारा उन कपड़ों को पहनना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी उस कपड़े को मंगा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मंशा क्या थी राइटर की? वो कंप्लेन कर रहा था क्यों भारत का व्यापार इतना अच्छा है, क्यों हमें अपना सोना चांदी उन देशों को देना पड़ता है। फिर इसके बाद आप आगे लिखो, रोम ने भारत से होने वाले रेशम के कपड़ों के आयात पर रोक लगा दी थी। रोम ने भारत से आयात होने वाले रेशम के कपड़ों पर रोक लगा दी थी। समझ गए ना कि इतना सारा कपड़ा आ रहा है, करें क्या? रोम को रोक लगानी पड़ी भारत से आने वाले कपड़ों पर। फिर आगे लिखो, दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, जो आज के समय के देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया से भी भारत का व्यापार प्रगाढ़ रहा। दक्षिण पूर्व एशिया से भी भारत का व्यापार प्रगाढ़ रहा क्योंकि कुछ भारतीय कृत, इंडियनाइज्ड
कुछ भारतीय राज्यों की स्थापना वहां हो गई थी, क्योंकि कुछ भारतीय राज्यों की स्थापना वहां हो गई थी। ये कौन से भारतीय राज्य थे, किसी को नाम पता है? किसने हिस्ट्री पढ़ी होगी? ऐसे कौन से भारतीय राज्य रहे हैं, ऐसे कौन से भारतीय वंश रहे हैं जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जाके अपना साम्राज्य स्थापित किया, यानी भारतीय वंश रहे हैं? किसी को नाम पता है क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे इन्हीं कारण से तो आज के समय भी थाईलैंड में भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। थाईलैंड में भी ऐसे मंदिर है जहाँ पे महाभारत और रामायण दीवारों पे बना रखे हैं। बौद्ध के कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं थाईलैंड में, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने अपना प्रभाव बहुत पहले ही वहां पे जमा लिया था। तो कोई एक उदाहरण दो मुझे, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने वहां पे जाके अपने वंश की स्थापना की? कोई नाम पता है किसी को? आपने नाम सुना है चंपा? चंपा सुन लो, कहना खाम्बोज, खम्बोज, जैसे लिखो आप चंपा, कॉमा खम्बोज, कॉमा सुवर्ण द्वीप। चंपा, खाम्बोज, सुवर्ण द्वीप। चंपा और खाम्बोज कौन सा क्षेत्र है? कंबोडिया के आसपास का क्षेत्र है। और सुवर्ण द्वीप कौन सा क्षेत्र है? जो बर्मा का क्षेत्र है। समझ आ गया आपको? यानी ये वह क्षेत्र हैं बाहर जो भारतीयों के द्वारा बसाए गए, भारतीय वंशजों ने यहाँ पे राज किया है। अगर भारतीय वंशजों ने यहाँ पे राज किया, इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि भारत के साथ तो व्यापारिक संबंध अच्छे रहेंगे। फिर आप इसमें दूसरा कारण लिखो, इस क्षेत्र से व्यापार में, इस क्षेत्र से व्यापार में कोई मध्यस्थ नहीं था। इस क्षेत्र से व्यापार में कोई मध्यस्थ नहीं था, कोई मिडलमैन नहीं था, कोई मध्यस्थ नहीं था। अतः व्यापार का पूरा फायदा, अतः व्यापार का पूरा फायदा भारतीयों को ही होता था। अतः व्यापार का पूरा फायदा भारतीयों को ही होता था। देखो, अगर अपन बात करें ना, पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार था ना, उसके बीच में कई सारे मिडलमैन आ गए थे, कई सारे दलाल आ गए थे, कई सारे मध्यस्थ आ गए थे। जैसे आने वाले समय में कौन मध्यस्थ थे? आपने नाम सुना होगा ना, अरब लोग मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। भारत से वस्तु को ले जाके वहां पे बेचा करते थे। मिडलमैन आ गए, जहां पे मिडलमैन आ जाते हैं वहां पे व्यापारिक लाभ में कमी आ जाती है, क्योंकि मिडलमैन अपना हिस्सा ले जाते हैं। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कोई भी मिडलमैन नहीं था, इसका पूरा लाभ भारतीय व्यापारी को मिला करता था। यहां से सीधा व्यापारिक संबंध कायम हुआ था। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के लिखित स्रोतों में भारतीय व्यापार का जिक्र न के बराबर है। भारतीय व्यापार का जिक्र न के बराबर है। भारतीय व्यापार का जिक्र न के बराबर है। फिर आगे लिखो, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में, जातक कथाओं में भारतीय व्यापारियों के द्वारा, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में भारतीय व्यापारियों के द्वारा व्यापारिक यात्राओं का वर्णन है। साहसिक व्यापारिक यात्राओं का वर्णन है। साहसिक व्यापारिक यात्राओं का वर्णन है। यानी जातक कथाओं में किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने के, किस प्रकार से उन्होंने साहसिक और बहादुरी से उन समुद्री यात्रियों को पूरा किया व्यापार हेतु। फिर आप आगे लिखो, आंतरिक व्यापार।
आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार रोम के द्वारा बनाए गए, रोम के द्वारा बनाए गए मृद भांड यानी पॉटरी, मटके वगैरह, रोम के द्वारा बनाए गए मृद भांड दक्षिण भारत में आए। रोम के द्वारा बनाए गए मृद भांड दक्षिण भारत में आए और वहां से व्यापार के माध्यम से वे उत्तर भारत तक पहुंच गए और वहां से व्यापार के माध्यम से वे उत्तर भारत तक पहुंच गए। अतः ये उत्तर और दक्षिण के बीच, अतः यह उत्तर और दक्षिण के बीच संगठित व्यापारिक, अतः यह उत्तर और दक्षिण के बीच संगठित व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। अतः यह उत्तर और दक्षिण के बीच संगठित व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। राजा मिनेंद्र ने सकाला, एक जगह का नाम है सकाला, उसकी राजधानी का नाम है। राजा मिनेंद्र ने सकाला में बड़े बड़े व्यापारियों को संरक्षण दिया। राजा मिनेंद्र ने सकाला मेरे ख्याल से आज के समय का सियालकोट है, सियालकोट पाकिस्तान की तरफ। राजा मिनेंद्र ने सकाला के बड़े बड़े व्यापारियों को संरक्षण दिया, बड़े बड़े व्यापारियों को संरक्षण दिया। फिर आगे लिखो, मथुरा और गांधार कलाओं के कारण, मथुरा और गांधार कलाओं के कारण विभिन्न मूर्तियां, मथुरा और गांधार कला के कारण विभिन्न मूर्तियां व्यापार के माध्यम से दूर दूर क्षेत्रों तक पहुंची, व्यापार के माध्यम से दूर दूर क्षेत्रों तक पहुंची, दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंची। फिर आगे लिखो, ऐतिहासिक स्रोतों में व्यापार से संबंधित कई शब्द मिले हैं। कई शब्द मिले हैं। जैसे ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है वणिक, जैसे वणिक का अर्थ व्यापारी है, जैसे वणिक का अर्थ व्यापारी है। और पैसा लगाने वाला निवेशकर्ता सेठी कहलाता है। सेठी कास्ट भी है ना आज के समय में, महाराष्ट्र में सेठी, सुनील सेठी है ना, तो कास्ट भी आज के समय में। तो पहले ये लोग फाइनेंशियर हुआ करते थे। सेठी का मतलब था पैसे लगाने वाले अमीर व्यक्ति। जैसे निवेश लगाने वाले, जैसे पैसा लगाने वाले निवेशकर्ता सेठी, जैसे पैसा लगाने वाले निवेशकर्ता सेठी, पैसा लगाने वाले निवेशकर्ता सेठी। फिर आगे लिखो, सेठी राजा के दरबार में
शेट्टी राजा के दरबार में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। शेट्टी राजा के दरबार में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।